Swagatam again. We are now switching over to our next webinar on triglyceride. We have three experts with us, Dr. Harish Bhakuni ji, Dr. Nishant Shukla ji, and Dr. Pallavi Sori ji. That is also important topic, बहुत important topic है, क्योंकि वेजिटेरियन आदमी को ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है और आपका नॉन वेजिटेरियन आदमी को जनरली कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो ये हम लोगों की दैनंदिन प्रॉब्लम है, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम आ गई है। तो इस पर सुनने के लिए हम सादर सभी को आमंत्रित करते हैं। मैं आदरणीय अग्निहोत्री जी से स्वागत आशीर्वचन की लिंक चेंज हो चुकी है। कृपया आप सभी लोग हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, जिसमें हम लिंक सब वो करते हैं। आपको रेगुलर अपडेट्स मिलने लगेंगी यदि बेल पे बटन दबाएंगे। जो हम लोगों का एक परिश्रम है वो आप अपने समय से, अपनी सुविधा से बाद में भी देख सकते हैं यदि नहीं जुड़ पाए तो। ये हमारी प्रार्थना है आदरणीय अग्निहोत्री जी ऑन ट्राइग्लिसराइड। और दूसरी वक्ताओं से मैं प्रार्थना करूंगा कि देखिए, मैं हर एक वक्ता से प्रार्थना करता हूं 15 से 20 मिनट की। तो 15 से 20 मिनट में हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस की बातें करें, जिससे वो समाज के, जनता के काम आए। थोड़ा बहुत थ्योरी हो, वहां तक समझाने के लिए हो, नो डाउट, लेकिन हम यदि बात करें ट्राइग्लिसराइड के विषय में, क्योंकि ये 3 साल में कम से कम 12वीं वेबिनार है ट्राइग्लिसराइड पे, तो कृपा कर समय का ध्यान रखें और प्लीज फोकस योरसेल्फ ऑन क्लिनिकल एक्सपेक्ट, जिससे समाज को सुविधा हो। तो अग्निहोत्री सर, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है डॉक्टर हरीश भाकुनी को आज के इस वेबिनार के पहले अतिथि वक्ता के रूप में बुलाने के लिए। डॉक्टर हरीश भाकुनी बहुत ही श्रेष्ठ चिकित्सक और अच्छे एकेडमिशियन है, हमारे ऋषिकुल के स्नातक हैं और हमें उनका मैंने पढ़ाने का सौभाग्य मिला था। वो काय चिकित्सा में एसोसिएट प्रोफेसर हो चुके हैं NIA राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में। सर किस नाम से जुड़े हैं? हरीश भाकुनी। अच्छा, अभी ज्वाइन नहीं किया हरीश भाकुनी? हम लोग निशांत शुक्ला जी से शुरू करें। अच्छा, फिर बहुत लेट हो जाएंगे। वो 9 बजे करीब सो जाते हैं, ऐसा नहीं कि वो लेट होते हुए। डॉक्टर हरीश भाकुनी जी आप जुड़े हुए हैं? डॉक्टर हरीश भाकुनी जी आप किसी और नाम से जुड़े हुए हैं? लिस्ट में तो नहीं दिख रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा। ठीक है, हम समय को बचाने के लिए प्रोफेसर निशांत शुक्ला जी को निवेदन करते हैं कि वो अपनी वार्ता शुरू करें। हम सब लोग तो इसलिए बहुत ज्यादा इच्छुक है कि ट्राइग्लिसराइड्स को आयुर्वेद के क्रम में किन शब्दों से लिया जा सकता है और क्या उसका उपक्रम हो सकता है उसको नियंत्रण में रखने के लिए, और यदि विकारग्रस्त हो जाता है हमारे शरीर का ये सिस्टम, ये ब्लड की पिक्चर, तो क्या क्या कुछ उसमें हम सहयोग ले पाएंगे। तो उर्दन विद्वान है, अच्छा उनका पकड़ विषय पर, तो हमें आशाएं बढ़ गई हैं उनसे कि वो हमें जरूर आज की प्लेटफॉर्म को लाभान्वित करेंगे। प्रोफेसर निशांत शुक्ला जी आपका स्वागत। नमस्कार। नमस्कार सर। सॉरी सर, एक गलत फाइल खुल गई है, मैं अभी करेक्ट कर लेता हूँ। ये तो वातव व्याधि की आ गई। हाँ, ये बात नहीं, ये लेक्चर की स्लाइड थी। अच्छा। उसका वो आ गया ट्रीटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ वातव व्याधि। नमस्कार सर। स्लाइड्स विजिबल हो रही होगी?
इस बीच हमारे पवन जी का प्लेटफॉर्म अग्निहोत्री डॉक्टर हमारी मैडम पारुल जोशी जी और मैडम साधना वाइकर जी भी जुड़ चुकी हैं, उनका हमारे प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जी सर, शुरू करिए। नमस्कार सर। पवन जी का, अग्निहोत्री सर का और उपस्थित सभी गणमान्य विद्वतगण को शत शत नमन। आज नेशनल ट्राइग्लिसराइड डे है। ट्राइग्लिसराइड को आयुर्वेद में एग्जैक्ट कोरिलेट करना ये दिक्कत वाली थोड़ी चीज है। आयुर्वेद में मेदस की बात जो है ये कही गई है और ये कहीं ना कहीं ये मेदस और मेदस्विता से ये जुड़ा हुआ है। तो जो हमारी बात रहेगी, जो हम आयुर्वेद के पक्ष में बात करेंगे, तो हमें कुछ ना कुछ मेदस्विता की बात करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ हमें मेदस दुष्टि की बात करनी पड़ेगी और इसी के हिसाब से किस प्रकार से उसको मैनेज करना ये हमें देखना पड़ेगा। सेसल्स टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिसिन ने दो अलग अलग तरीके से डिस्लिपिडीमिया को डील किया है। जब ये बात करते हैं एलडीएल और वीएलडीएल की, तो उसका कहीं ना कहीं रोल एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस के साथ है और ट्राइग्लिसराइड्स का एथेरोस्क्लेरोसिस के साथ साथ पैंक्रियाटिक फंक्शंस पर है, इंसुलिन का और डायबिटीज, एसोसिएटेड डायबिटीज के साथ इसका रिलेशन है। तो इन चीजों को हमें किस प्रकार से मैनेज करना और किस प्रकार से कार्डियक डेथ को, आर्टेरियोस्क्लेरोटिक चेंजेस को अरेस्ट करना और हेल्दी लाइफ स्पान ये हो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ आयुष, वो हमें देखना है। तो मैंने अपना जो प्रेजेंटेशन बनाया है उसमें थोड़ा पार्ट फिजियोलॉजी का लिया है, थोड़ा पार्ट डिस्लिपिडीमिया का लिया है और थोड़ा पार्ट आयुर्वेदिक अंडरस्टैंडिंग और व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्विंग द डे। इस प्रकार से मैंने अपना प्रेजेंटेशन को ये मार्कआउट किया है, लेआउट किया है, सॉरी। The first and foremost thing, we need to be healthy. Health being the ultimate wealth. ये health is wealth को हम ये कहते हैं, it is the ultimate wealth. And cardiac death or atherosclerotic or arteriosclerotic changes, they may affect each and every organ of the body. And if we are not following the routines to check the arteriosclerotic changes, they may affect person in one way or the other. तो ये इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम किस प्रकार से ये डील करते हैं। डिस्लिपिडीमिया, ट्राइग्लिसराइडीमिया, ये बेसिकली दो फैक्टर से होता है। एक तो है ये एक्सोजीनस फैक्टर जो डाइट रिलेटेड है, डाइट को हम कंट्रोल कर सकते हैं, एक्सरसाइज को हम कंट्रोल कर सकते हैं। एंड द सेकंड वन इज एंडोजीनस मैकेनिज्म, आई वुड बी डिस्कसिंग in the later slides। पर एक्सोजीनस हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया है या डिस्लिपिडीमिया है, उसको मैनेज करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू रेगुलेट द फूड। और संस्कृत की एक उक्ति मुझे यहाँ पर जो है वो याद आती है, जिह्वे प्रमाणम जानीयात भोजने वचने तथा बहुभोक्तम प्रायः दुखाय कल्पते। बोलने में और खाने में व्यक्ति को संयमित होना चाहिए। ज्यादा बोलना या फिर उटपटांग बोलना और ज्यादा खाना या उटपटांग खाना और साथ में आहार का सेवन करना, ये रोग के कारण है। और डिस्लिपिडीमिया रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर है वो सभी इम्प्रॉपर डायटेटिक्स के कारण है, अनहोलसम डायटेटिक्स के कारण है। टू मच ऑफ एवरीथिंग, इवन if they are vitamins, can be dangerous। विटामिन और खास करके विटामिन डी और फैट सॉल्युबल विटामिन के संदर्भ में ये डिस्लिपिडीमिया की बात हो रही है। और विटामिन जो है ये सेकंड प्रॉब्लम है। तो हम कहीं ना कहीं जो है ये विटामिन डेफिशिएंसी के साथ भी जूझ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है वो विटामिन के साथ भी जूझ रहे हैं। वही हालत हमारी जो है ये आर्टेरियोस्क्लेरोटिक ड्यू टू एक्सोजीनस
एंड एंडोजीनस हाइपरट्राइग्लिसरीडीमिया या फिर डिस्लिपिडीमिया के कारण है। Thirdly, low intake of lipids, it is also having the adverse effect. तो ये कहीं ना कहीं एक्सेसिव और इम्प्रॉपर इंटेक के कारण ये प्रॉब्लम जो है ये हो रही है। Now, what is the importance of this triglyceride? They are the important energy source. ग्लूकोज के बाद अगर जो इम्पोर्टेंट एनर्जी सोर्स है उसमें से फैट में जो इम्पोर्टेंट एनर्जी सोर्स है, दिस इज द ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स का एक दूसरा इम्पोर्टेंट रोल है, दैट इज फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ पोलर मटेरियल, जो लिपिड लाइपोफिलिक मटेरियल उनको ट्रांसपोर्ट करना, एंड थर्डली टू मेक द सेल मेम्ब्रेन। तो इस प्रकार से लिपिड्स, फोस्फोलिपिड्स जो है इसका एक इम्पोर्टेंट रोल है। द एबनॉर्मल, ये एक इम्पोर्टेंट चीज हमें ये कंसिडर करनी पड़ेगी, दैट इज समवेयर रिलेटेड विद द माल फंक्शनिंग ऑफ द अग्नि। द ट्राइग्लिसराइड लेवल राइजेस विद द एडवांसमेंट ऑफ द एज। तो दैट इज ए वन फैक्टर। अग्नि की दृष्टि की हम बात करते हैं, वायु की दृष्टि की या फिर वात प्रधानता की हम बात करते हैं, दैट इज अफेक्टिंग द अग्नि इन वे और द अदर, which is leading to the changes in the arteries। और अभी एक 17th सेंचुरी का एक वर्ड मुझे, सेंटेंस मुझे याद आ रहा है, a person is as old as his arteries। आज जो है ये पॉपुलर नहीं है, पर आर्टरीज की हेल्थ जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसकी हेल्थ को अगर रेगुलेट करना है तो वी नीड टू रेगुलेट द लिपिड मेटाबॉलिज्म। नाउ ये वैसे लास्ट में आना था पर ये पहले आ गया है। Why to celebrate this day? Raise awareness and importance of healthy lifestyle for prevention of cardiovascular condition. This is important. We need to emphasize on the changes related to the dyslipidemia and encourage people to monitor their triglyceride level. Here I would like to add one more thing, कि जो reference values have, that is definitely important when they are the guiding individual, but each and every individual has its uniqueness. सुश्रुत का एक वाक्य यहाँ पर जो है मैं मेंशन करना चाहूंगा। सुश्रुत ने धातु प्रमाण के बारे में ये कहा है कि ये अनियत है। दोष धातु मलादीनम परिमाणम न विद्यते येषाम समत्वम यच्चापि भिषक्भिः अवधार्यते। दोष धातु मलादीनम परिमाणम न विद्यते। तो ये परिमाण जो है ये हर एक व्यक्ति में अग्नि की स्थिति के अनुसार, दोष की स्थिति के अनुसार, प्रकृति की स्थिति के अनुसार, काल की स्थिति के अनुसार ये हमेशा जो है ये फर्क रहता है। तो उसकी इफेक्ट क्या हो रही है, एथेरोस्क्लेरोटिक हो रहा है, आर्टेरियोस्क्लेरोटिक हो रहा है, लिवर फंक्शन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको एसेस करके फिर मेडिसिन को स्टार्ट करना या नहीं करना या फिर हेल्दी मेजर्स लेना, उसको जो है वो डिसाइड करना चाहिए। दिस इज माय एडिशन टू द एग्जिस्टिंग नॉलेज। नाउ there are the functions of the triglyceride. Already I have covered this one. I'm just moving on to the next slide. Lipid lowering therapy is increased in last few days as a self medication, as a over the counter medication. Patients जो है ये self awareness के कारण या फिर cardiac death की डर के कारण इस प्रकार से medicine जो है वो ले रहे, even through the consultation they are taking the medicine. Appropriate diagnosis and management of lipoprotein disorder is of a critical importance. Proper use of the medicine, because this medicine tend to produce the serious complications. So it is not only to manage the lipids level within its physiological limit, but also to improve the vascular health. आज vascular health के पैरामीटर्स को हम केवल जो है वो डिस्लिपिडीमिया या फिर लिपिड प्रोफाइल तक ही सीमित करते हैं। आज कुछ एक टेस्ट हैं ये हमें वास्कुलर हेल्थ के बारे में ये गाइड करते हैं, जैसे होमोसिस्टीन है जो
कोएगुलेशन मार्कर है, डी डाइमर है, ये कोएगुलेशन मार्कर है। उसी प्रकार से यूरिन माइक्रोएल्बुमिन जो वास्कुलर हेल्थ को, खास करके किडनी और हार्ट की वास्कुलर हेल्थ को जो है ये डेमोन्स्ट्रेट करता है। तो अगर इस प्रकार से टेस्ट जो है ये आते हैं तो वी वुड बी एबल, सिमिलरली द कैल्शियम स्कोर दैट आई फॉरगॉट टू मेंशन, द कैल्शियम स्कोर, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कितनी हुई उसके आधार पर जो है वो हम कार्डियक रिस्क फैक्टर को डिसाइड करते हैं। उसी प्रकार से अदर रिस्क फैक्टर को डिसाइड करने के लिए ये इसकी उपयोगिता है। तो हमें वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट how much we need to go with the medication, what medicine we should use. So we need to have that proper assessment method, detailed understanding of pathophysiology of lipoprotein. ये उपयोगी इसलिए है because there are the two ways where there is dyslipidemia. The one factor of the dyslipidemia is no doubtedly the exogenous factor, जहां पर diet, lack of exercise, improper unwholesome fats का use, तो ये जो है ये एक कारण है। but this is not the sole factor. There are the liver factor or then the hormonal factor, the other metabolic changes within the body that is having the impact on the lipid metabolism. खास करके ट्राइग्लिसराइड्स में इसकी जो है वो इफेक्ट ये काफी ज्यादा है और that may lead to the derailed status of lipids in the body. VLDL बढ़ा है, LDL बढ़ा है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा हुआ है, HDL घटा हुआ है। तो ये एक प्रकार से इस प्रकार से खिचड़ी बन जाएगी कि जो बॉडी की इंटरनल सिस्टम के कारण ये होता है एंड द मेडिसिन्स आर रिक्वायर्ड। जो modern medicine है वो no doubtedly they are very effective in controlling the sugar, but in many cases we face the trouble, and here the concept of Agni would be of the importance. The proper function of Dhatagni and proper function of Bhutagni needs to be restored. The effect of environmental factors is needed to be understood. So these are the few things that we need to observe on the triglyceride day. This is the brief of this description of the endogenous and exogenous hypertriglyceridemia, जहां पर liver जो है that is playing an important role. I am not going into the details. Peripheral tissues जो है वहां से फैट का कन्वर्जन होकर के ये आता है और कहीं ना कहीं उस पर जो है ये इंसुलिन की इफेक्ट है। एपोप्रोटीन्स की एक्टिविटी इंसुलिन के आधार पर है, इंसुलिन फंक्शन के आधार पर ट्राइग्लिसराइड्स ये इम्प्रॉपर या फिर एक्सेसिव जो है ये बनते हैं, दैट इज लीडिंग टू द endogenous hypertriglyceridemia. And the first one which is very much known, the diet के कारण जो है ये होता है। Exogenous pathway transport dietary lipids to periphery and the liver, whereas in endogenous pathway it transports the hepatic lipids to the periphery. This is the difference. What is hypertriglyceridemia? It is a common disorder in US. India is getting the good number of cases and they are increasing in exponential pattern. So we need to have that proper screening. There are associated uncontrolled diabetes mellitus, obesity, sedentary lifestyle, and this is more prevalent in the industrialized society. जो डेवलपिंग नेशन है उसकी जगह पर डेवलप्ड नेशन में ये ज्यादातर देखने को मिलता है। दिस इज द सेम सिनेरियो इन इंडिया। साधन संपन्न लोग जितने भी हैं उनको ये प्रॉब्लम हो रहा है और जिनके पास डेफिशिएंसी है, जो साधन संपन्न नहीं है, वहां पर ये प्रॉब्लम जो है ये कम हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो डाइट का रोल है, लैक ऑफ एक्सरसाइज का रोल है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल का रोल है, स्ट्रेस का रोल है, ये एक इम्पोर्टेंट है। सेकेंडली, स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए एक हेल्दी फ्रेंडशिप की आवश्यकता रहती है। गरीब लोगों में
खास करके ये देखा गया कि जो इस एरिया से आते हैं तो वो शाम को जो है वो मिलकर के बैठेंगे, जो भी उनको आएगा वो बात करेंगे, कुछ भी बात होगी, मजाक की बात होगी, किसी की क्रिटिसिज्म होगा, पर लोग साथ में बैठेंगे तो दैट विल हैव द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द साइकोलॉजिकल मेकअप। जबकि स्ट्रेस रिलीविंग जो है ये हाई सोसाइटी या फिर इसमें ये कम होता है, दैट मे बी वन फैक्टर which may increase this condition. Now, what is triglyceride? It is consisting of a 3 fatty acid covalently bonded to a glycerol molecule. This is synthesized in liver and derived from the dietary sources. It is transported throughout the circulation by triglyceride-rich lipoproteins. It is having important role in the transport of blood and transport of the lipids. I am not going in details of the transportation of the lipids. Now, what are the factors that may induce the hypertriglyceridemia? Now, risk factor को हम लोग जो है वो जानते हैं, diet is a risk factor, stress is a risk factor, inactivity is a risk factor, smoking is a risk factor, but the first and foremost thing that comes in the list is the familial tendency or the genetic consideration. There are the few genes which is responsible for the lipid synthesis, plays an important role in expression of endogenous triglyceridemia. Next one is metabolic disorder. इंसुलिन की जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल है। इंसुलिन का केवल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट में ही रोल है ऐसा नहीं, बट दिस प्लेज अ रोल इन एपोप्रोटीन टू कन्वर्जन ऑफ द लिपिड्स, and lastly the few drugs. So these are the factors which may increase the triglycerides in the body. Now coming on to the genetic factors, the lipoprotein lipase deficiency, which is due to the GP1-HBP, is a major cause for the triglyceridemia. This lipoprotein lipase is needed for the conversion of ApoC2 lipoprotein lipase, which is found in the endothelial cells of the capillaries, that hydrolyzes the triglycerides, release the free fatty acid, which can happen only in the presence of the insulin. This requires insulin. When the next we need the next factor, which is creating the endogenous triglyceridemia, this is the uncontrolled diabetes. Bahuvabaddham meda mansam sarija kledah. So here there is a difference. The modern pays attention to the glucose metabolism, whereas as per Ayurveda, this is the medas dushti which is responsible for the diabetes, madhumeha, rather than the glucose metabolism. तो ये sequence में जो है ये चेंज हो रहा है, और जितनी भी मेडिसिन चरक ने, योग चरक ने लिखे हैं, कहीं ना कहीं ये लिवर को ट्रिगर करते हैं या फिर फैट मेटाबॉलिज्म को करेक्ट करते हैं। मेरा अपना थीसिस डायबिटीज पे था, और मैंने सामान्य प्रमेह की चिकित्सा का जो योग चरक ने बताया है, देवदार, दारहरिद्रा, त्रिफला और नागरमूल, उसी को मैंने जो है वो अपने थीसिस में यूज किया था। यही मेडिसिन दादाजी ने थोड़ा उसमें एडिशन था, फलत्रिकम दारुनिशम विशालम, तो ये विशाला उसमें एडिशन है, और इसको CDRI लखनऊ में एक्सपेरिमेंटल ट्रायल की गई थी, तो उसमें एंटी डायबिटिक इफेक्ट जो है वो उसकी जो है वो मिली थी, बट देयर इज हैविंग ए प्रॉमिसिंग इफेक्ट ऑन द लिपिड फैक्टर, लिपिड लोअरिंग इफेक्ट जो है वो उसमें डिसलिपिडेमिक, एंटी डिसलिपिडेमिक इफेक्ट जो है वो उसमें मिली थी। तो ये देवदार है, दारुहरिद्रा है, तो ये कहीं ना कहीं जो है वो लिवर पर काम करती है, और साथ में ये लिपिड मेटाबॉलिज्म को करेक्ट करती है। These are also mentioned in Santarpanotha Vikara. I'm just adding 2 more things here. I may not found to be organized, but this is relevant with this topic. तो बेसिकली इसके ट्रीटमेंट में या फिर मैनेजमेंट में, डायबिटीज की मैनेजमेंट में फैट का इम्पोर्टेंट रोल है, उसकी डायबिटीज फॉर्मेशन या फिर
डायबिटीज के अकरेंस में और उसके मैनेजमेंट में फैट का इम्पोर्टेंस है. And the triglycerides may be the primary cause for the diabetes. Initially जो है उसके change visible ना हो, blood में वो जो है वो peripheral blood में ये इतने clearly जो है वो elevation ना हो, पर that is responsible for the improper transport of glucose through the membrane, which is reflected as the status of hyperglycemia. Later on, there is involvement of the fat. So lipoprotein lipase is less effective in the insulin resistance state. ये true insulin resistance हो या फिर pseudo insulin resistance हो, hyperinsulinemia जो type 2 diabetes में commonly मिलता है, तो ये insulin like antibodies insulin receptors को block करके ये hypoinsulinemia ये या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस को ये डेवलप कर देते हैं. ओवर प्रोडक्शन ऑफ VLDL बाय लिवर इज कॉमन इन पेशेंट विद डायबिटीज हु आर ऑफन ओवरवेट. सो दिस इज द second factor which is responsible for the exogenous obesity. These are the few drugs. I'm skipping this one as this is known to the august audience. Coming on to the Ayurvedic perspective, as I have mentioned earlier that exact term for the triglycerides is not available, but when we see in medas, chylomicrons, free fatty acid, glycerol, then VLDL, low density lipoprotein, LDL, HDL, triglyceride, TGL, they all come under, and the steroid hormones, they all come under a big umbrella of the medasa. And for that one, we need to go with the Santarpanotha concept of Santarpanotha and Aptarpanotha Vyadi. And this is a very popular shlok from Charaka. Santarpayati cha snigdha madhura guru pichilaihi. So these are the factors which initiates the Santarpan Nimitta Vyadi. And this one, Prameha Pidika, Kota, Kandu, Pandu, Ama Pandu, Jwara, Kushta, Ama Pradosha, Mutra Krusha, Arochaka, Tandra, Klaiba, Atistolium, Alasham, Guru Gatrata, Indra, Srotasam, Lepo. So there is Indriya Lepa or the Srotasam Lepa, that is the arteriosclerosis or atherosclerosis or occlusive changes within the body. We may consider it like this one, interpret it this one. Coming on to the exogenous obesity with the exogenous triglyceridemia. It is the endogenous. It's wrongly written exogenous. It should be endogenous. It is rasa nimittam eva stolya karshya. The rasa, the madhurta of the rasa goes and leads to the changes in the free fatty acid formation and later on to the triglycerides. Cha ama eva anna rasa madhuratara sharira anukraman ati snehan medo janayati. This is converted the sweetness in the rasa is leading to overproduction of the fat. This fat, if it is within the vascular tissues as free fatty acids, it is hypertriglyceridemia, high VLDL, high LDL, dyslipidemia, and if it is getting deposited in the adipose tissues, this is the obesity. It may be pot belly obesity, it may be generalized obesity, or like that one. Kapha medat niruddha margatvat avyavayo bhavati. Kapha and medasa are obliterating the pathways of the medovaha srotas, which is responsible for the nourishment of mans, med, and asti dhatu. Avrut marga shesho dhatava na api anyatamat artha atho alpa pramanam bhavati. So the rest of the dhatus, they are not from properly. So these are the factors which we ought to take into consideration while planning the treatment for
the dyslipidemic patients. These are the exogenous obesity, Medasavrit Vargatva, Margatva, Vayu Koshta Visheshita. And whilst treating the exogenous hypertriglyceridemia, the action of Vayu is to be observed. The involvement of Vayu is to be observed. Now, I have just taken only one medicine, the Vidanga. Vidang Tandoli has been narrated for the management of the endogenous obesity. And one work I have come across which shows that there is a positive impact in weight reduction plus correcting the dyslipidemia. I'm not reading the complete details of this one, but the Vidanga is a medicine, Vidang Tanduli, that is narrated in Charak, in Shashruta, is maybe a good medicine for the management of dyslipidemia when we need to manage the patients as per Ayurveda. Now, what are the things that we need to know about cholesterol? No cholesterol, no vitality. We should not fear of taking a modest amount of unctuous material. We need cholesterol in body. Cholesterol is not a curse at all. It is required. If in excess, then and then it is a curse. Else it is required. So the wholesome fats is needed. When we see the wholesome fat, the four types of the sneha, mass sneha are narrated. Taila, Grata, Vassa, Majja. This four type of sneha ought to be taken. But there are the other material which is included in this sneha group, like the maida, white flour, then other form of the sneha. They are not the proper or the mass sneha that ought not to be consumed, or restriction is needed. Cow's ghee is always the best one for the proper management of the dyslipidemia. One should use cow's ghee in a proper quantity as per the season, as per own constitution, in daily diet. High cholesterol, high mortality rate. So one need to maintain a proper balance between the intake and proper utilization of the cholesterol. Sweating is required for the healthy well-being. Sweat results in healthy cholesterol levels. The exercise is indeed required for the proper lipid metabolism. High level of lipids are observed in majority of the adults with the advancing age, and high cholesterol level increases the risk of Alzheimer due to the obliteration of the pathways, nourishment pathways. Now, what is required on National Triglyceride Day? Regular checkup of to maintain to know the status of the body. Promote for the regular checkup. Utilization of the healthy diet, use of the healthy diet as per the constitution, as per the season, and proper diet regime is required. Regular and routine exercises, including yoga. Holistic Ayurvedic management is often suggested, and this is need to be propagated, at least in India, for a better cardiac prevention and better vascular health. And with these words, I just conclude my presentation. I think I have taken a lot of time. Thank you very much, Pawan Sharma ji. Thank you very much, Agnihotri sir, and the august audience, to give me a chance to speak on a very important issue. Thank you very much, sir. Thank you. So now I would like to request Dr. Pallavi Patankar ji. Pallavi Sodi ji Patankar ji, welcome.
Dr. Pallavi ji. Welcome. Welcome, doctor. Kindly stop share, Dr. Nishan. Welcome, madam. Welcome. ओके नमस्ते नमस्ते सब इधर जो गुरुजन हैं उन सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। डॉक्टर निशान शुक्ला जी ने तो बहुत सब कुछ कवर कर दिया है, मेरे लिए कुछ रखा ही नहीं है बोलने के लिए, बट अभी समय भी बहुत होता जा रहा है। तो पहली बात तो मैं जस्ट क्विकली कुछ पॉइंट्स कहना चाहूंगी, और उससे पहले मैं पवन कुमार जी और डॉक्टर अग्निहोत्री जी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे आज मौका दिया, पर समय बहुत हो चुका है। तो सबसे पहले तो प्राचीन काल में हम सबको हमें इतने श्रम करने पड़ते थे कि ये ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल और डिसलिपिडेमिया ये किस चिड़िया का नाम है ये मालूम ही नहीं था। और मगर अब ये 2-3 शतकों से जीवन शैली इतनी कुछ बदल चुकी है कि ये सब चीजें आगे आ चुकी हैं। और तभी हमारे उल्लेख सिर्फ मेद से होता था, सिर्फ only one term was used as maid, पर आजकल डिसलिपिडेमिया जैसे डॉक्टर शुक्ला जी ने बताया कि इट इज कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, HDL, LDL, VLDL, और खासकर जो कोलेस्ट्रॉल और HDL का जो रेशियो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये चीजें अभी माइक्रोस्कोपिक जब इन्वेस्टिगेशंस आने लग गई हैं तो बहुत आधुनिक काल में ये चीजें आगे बढ़ चुकी हैं। हमारे प्राचीन जो ऋषि मुनि थे वो इन चीजों के बगैर भी बहुत सी चीजों को आइडेंटिफाई कर पाए थे। और जैसे कि हमारे आयुर्वेद में कहा गया है कि 3 स्तंभ, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, आहार को ब्रह्मा का रूप दिया गया है कि इट कैन बी अ causative factor for your diseases, at the same time it can be a curative factor. So I would like to just mention about my one of my patients, एक 65 साल की मेरी पेशेंट थी, वो आई हाई ब्लड प्रेशर लेके, उसका केस पेपर यहाँ मेरे पास है। मैं पता नहीं मैं स्क्रीन दिख रही है मेरी, मतलब हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो, इसमें आपकी आवाज आ रही है? हाँ। तो ये जो महिला थी इनका ब्लड प्रेशर 200/110 mmHg चल रहा था। तो पहले किसी डॉक्टर के पास गए होंगे, कुछ उन्हें राहत नहीं मिली तो मेरे पास आए। तो मैंने बोला पहले, और उनकी एक बहुत क्लिनिकल जब इन्वेस्टिगेशन किया तो थोड़ी डिसओरिएंटेड लग रही थी और टॉसिस हो रहा था, मतलब जो अपनी ऊपर की आईलिड है वो उनकी ड्रूप हो रही थी। तो ऐसे आप प्लीज, देयर वर अर्ली चांसेस ऑफ स्ट्रोक, तो उनका बहुत ही अर्जेंट बेसिस पे कोलेस्ट्रॉल करवाया। तो जो सिरम उनका दिख रहा था वो ग्रॉसली लिपेमिक, मतलब दूधिया कलर का सीरम दिख रहा था उनका, और उनके लेवल्स जो थे, दिस इज 17 जुलाई 2021 की रिपोर्ट में उनके 1236 TRG लेवल्स आए थे मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो बहुत ही हाई लेवल्स थे जो कि मैंने कभी देखे नहीं होंगे। उनको मैंने सिर्फ त्रिफलावटी और त्रिफला क्वाथ कहा लेने के लिए, आरोग्यवर्धनी और स्ट्रिक्ट डाइट कंट्रोल करके उनके 31 जुलाई को, ये 17 जुलाई को फाइंडिंग्स थी, 31 जुलाई को उनके ट्राइग्लिसराइड्स 520 तक पहुंच चुके थे। बट फॉर्चुनेटली शी वाज सेव्ड फ्रॉम गेटिंग अ सेरेब्रल स्ट्रोक। सो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए। जैसे ट्राइग्लिसराइड जो होते हैं, ये सिर्फ जो भी हम अन्न सेवन करते हैं जिसकी शरीर को आवश्यकता नहीं होती, वो ये फैट के रूप में डिपॉजिट हो जाते हैं। और जब भी इन बिटवीन मील्स के, जब भी हमें
शक्ति की जरूरत होती है, व्हेन वी नीड एनर्जी, इट इज बाय द हेल्प ऑफ हार्मोन्स दिस इज रिलीज्ड। सो डॉक्टर साहब ने तो सब एक्सप्लेन कर दिया है, मैं जस्ट कुछ हाईलाइट करना चाहूंगी कि ट्राइग्लिसराइड्स हाइपोथायरॉयडिज्म में मिलते हैं, जो कि पहले 2-3 शतक के पहले हमें हाइपोथायरॉयडिज्म कभी कभार किसी पेशेंट में मिलता था, और डायबिटीज टाइप 2 डायबिटीज में मिलते हैं और सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर्स में। बट समटाइम्स कुछ कुछ मेडिकेशंस जैसे डायूरेटिक्स, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन यूज, रेटिनॉइड्स, स्टेरॉइड्स, बीटा ब्लॉकर्स एंड सम इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन से भी ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाते हैं। और आजकल की जीवन शैली के हिसाब से हमें तो बहुत ध्यान देना चाहिए। मैंने स्लाइड्स नहीं बनाए क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं था, और अच्छा हुआ कि नहीं बनाए, वक्त नहीं है हमारे पास। बेस्ट वे टू रिड्यूस ट्राइग्लिसराइड्स इज एक्सरसाइज। मैं एक बहुत ही अच्छा उदाहरण देना चाहती हूँ कि मैं योगा की प्रैक्टिस करवाती हूँ मेरे पेशेंट्स को पकड़ पकड़ के, जो थोड़े ओबीज होते हैं, मेदो रोग से ग्रस्त होते हैं। तो देखा गया है जो अंश फलक के यहाँ जो मेद वृद्धि होती है वो पर्वत आसन से अगर हम उसके 6 वेरिएशंस करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और इसी तरह ये जो चर्बी जिसको एक्टोपिक फैट हम बोलते हैं, जो अलग अलग जगह पे जाके जमा हो जाती है, उसको कैसे पिघलाना, ये बहुत ही अच्छे तरीके से योग अभ्यास में दिया हुआ है। और जैसे कि हमको मालूम है कि एंड प्रोडक्ट ऑफ मेद इज स्वेद। तो जब हम वी डू अवर एक्सरसाइज एट 70% ऑफ आवर मैक्सिमम हार्ट रेट, 70%, जो समझो हमारी पल्स रेट 110 तक जानी चाहिए, तभी ही ये चर्बी जो है, फैट, मेद है, ये पिघलने लगता है। सो इसलिए टू रिड्यूस ट्राइग्लिसराइड्स एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, योग अभ्यास, शुगर और रिफाइंड प्रोडक्ट्स, वजन कम करिए, चूज हेल्दियर फैट, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो मदिरा पीते हैं, अल्कोहल जिनका कंजम्पशन है, उनके डायरेक्टली ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाते हैं। ऐसा ही एक मेरा पेशेंट था जिसको जब उसकी मेडिकल हिस्ट्री ली तो पता चला कि वो अल्कोहल काफी कंज्यूम कर रहे हैं। तो जैसे ही उनका स्टॉप किया तो 15-20 दिनों में जो 430 उनका ट्राइग्लिसराइड्स लेवल मिलीग्राम पर डेसीलीटर जा रहा था, बहुत कम, ऑलमोस्ट 200 के लेवल्स पे आ गया था। सो और एक बहुत जरूरी चीज है, अगर आपको अपने अच्छे रिजल्ट्स चाहिए हो, टेस्टिंग करनी हो, तो 12 घंटे जरूर अनशन रहिए। 12 आवर फास्टिंग इज नीडेड टू गेट गुड रिजल्ट्स इन डूइंग योर टेस्ट। So with this, I would say कि जैसे आज वर्ल्ड ट्राइग्लिसराइड डे है, तो बस अपना आयुर्वेद के दिनचर्या, ऋतुचर्या पे ध्यान देके अगर हम अपनी जीवन शैली कायम रखते हैं तो आई एम श्योर ये चीजें हमारे जिंदगी में नहीं आएंगी। इसके साथ मैं आपकी आज्ञा चाहती हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर डॉक्टर पवन कुमार जी, अग्निहोत्री जी और सब गुरु जनियों को मेरा प्रणाम और शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद। Excellent, madam. Excellent. Agnihotre, sir. नमस्कार, धन्यवाद प्रोफेसर Now शर्मा जी। session will be open, sir. मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ मैडम, इतना कंसाइज होकर, इतना टू द पॉइंट और इतना इजी गोइंग में पूरा, मतलब चीयरफुली, मतलब ट्राइग्लिसराइड जैसे एक बढ़िया बात कही। तो मुझे नहीं पता पहले कौन सी चिड़िया होती थी, इस ढंग से शुरुआत करी, तबीयत खुश हो गई रियली। और बहुत ही अच्छा लगा रियली। हम कहाँ जानते ट्राइग्लिसराइड क्या होता, बल्कि अभी पीछे दिनों ये पता लगा कि ये लोग जो शक्कर खा लेते हैं, शुगर, व्हाइट शुगर, उसको भी ज्यादा खाने से ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए आए। वो सब कारण यही था। दूसरे जो ये लोग जो रोटी ज्यादा खाते हैं या खाना ज्यादा खाते हैं, फैट ना खाते हो, तो जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स के अलावा जो अमीनो एसिड्स थे वो फैटी एसिड को कन्वर्ट हो जाते हैं, इससे भी कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है एंड ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है। मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगी क्विकली कि डॉक्टर रमा वैद्य और डॉक्टर अशोक वैद्य जी के साथ हमने रिसर्च किया था लोटस भारतीय विद्या भवन के इसमें, अंडर उनके बैनर में। तो तभी जब रिसर्च किए तो पाकिस्तान के भी रिसर्चर्स थे और इंडियन रिसर्चर्स थे, तो पता चला कि हमारे HDL लेवल्स जेनेटिकली बहुत
लो रहते हैं और एचडीएल बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। ये जब भी एक सूखा आ गया था 200 साल पहले, तब से वो हमारे जो जीन्स है उसमें वो स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ गई है, और तब से ही हमारे ये जो इम्बैलेंस सा हो गया है, इसलिए हमारे इंडियंस में एलडीएल काफी हाई रहता है। बहुत ही अच्छा आपने इन्फॉर्मेशन दी, हालांकि बहुत पुरानी इन्फॉर्मेशन, लेकिन वो इस लेवल पर हमारे बॉडी के जीन्स में पहुंच गया, हम ये कहेंगे। एक जानकारी हम पहले तो आप दोनों ही वक्ताओं का, हमारे अतिथि वक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही आई ओपनिंग और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहा, प्रोफेसर शुक्ला जी का भी और मैडम पल्लवी जी का। एक चीज हम शेयर करना चाहेंगे कि क्योंकि हम तो रिटायर हुए 6-7 साल हो गए हैं, आप लोग जॉब में हैं और स्पेशली गाय चिकित्सा में रिसर्च कराते हैं, न तो मुझे रेफरेंस इसका एग्जैक्टली इसमें याद है और ना मुझे इसकी क्या इसका लाइन ऑफ एक्शन होता है, लेकिन एक फॉर्मूला जिसको हम लोग चलाते हैं, बड़ा अच्छा रिजल्ट है। 400 तक ट्राइग्लिसराइड्स अगर हैं, तो जो एक छोटा वाला बैगन होता है ना, जिसको हम लोग स्टफ बनाते हैं या तवा बनाते हैं, कांटे वाला बैगन, हाँ, छोटे वाले बैगन के जो क्राउन होता है, जिसमें क्राउन के अंदर जिसमें डंठल होगा और उसके अंदर जो 4 पत्तियां हैं, उसके अंदर जो पल्प आ जाए उतना कट कर लीजिए, और बाद बाकी आप दूसरे लोग खाना खाएं, सब्जी बनाएं, कुछ करें, तो 3 छोटे बैगन का जो क्राउन है उसको लेके बीच से चीर के और एक छोटे कटोरे, छोटे बाउल में उसको जितना पानी, जितना वो डिप हो जाए उतना डिप करके हल्के सिम पर उसको बॉईल करते हैं। एक ऑलमोस्ट एक छोटा सा फन टाइप बना लेते हैं और उसको मैश करके जिसके भी टीजीएल बढ़े हुए हैं, सुबह खाली पेट 21 डेज 3 वीक्स का देते हैं। 400 टीजीएल का तो हमने खुद किया है और बहुत से रिजल्ट हैं। ना मेरे पास कोई डाटा है ना कोई रेफरेंस है, लेकिन कमाल की चीज है, कंप्लीटली मतलब इतना वेजिटेरियन है, पता नहीं कहाँ पर। दोस्तों शुक्ला जी के लिए और मैडम आप पल्लवी जी के लिए ये सूचना है। मेरे एक बैंक में काम करते थे, डेली ऐसे मुंह से निकल गया कि मेरे टीजीएल ही नहीं ठीक होता है, कोई मॉडर्न मेडिसिन नहीं, कुछ नहीं। तो आप प्लीज देखिए क्या है, क्या रेफरेंस है, कौन सा कट को चाहे रस जो है, ब्रिंजल बड़ा वाला नहीं काम करेगा, लंबा वाला नहीं करेगा, कांटे वाला छोटा छोटा। हाँ, पता नहीं मुझे किसने कहाँ फॉर्मूला मिला, मेरे डॉक्टर थे, मैं क्षमा चाहती हूँ, आपकी बात मैं कट कर रही हूँ कि ये जो मॉडर्न मेडिसिन वाले हैं वो स्टैटिन्स लिख देते हैं, इट्स अ बिग फार्मा रैकेट, स्टैटिन्स देते हैं, वो स्टैटिन से इंसुलिन बढ़ जाता है, ये हो जाता है, डायबिटीज बढ़ जाता है, उसका साइड इफेक्ट ओवर द इयर्स ये देखा गया है। पर मैंने तो जितने भी डिसलिपिडेमिक पेशेंट्स हैं उनको सब जीवन शैली सुधार के और अपने आयुर्वेदिक चीजें यूज करने से बहुत फायदा हुआ है। और डॉक्टर शुक्ला जी ने जो बताया अभी देवदारू, दारू हरिद्रा और विडंग का, इनका भी प्रयोग मैं ज्यादा प्रयास करूंगी। जी जी, थैंक यू। मैम आपकी अप्रोच बहुत बढ़िया है, योग और आसन और पर्वतासन आपने बताया वो सारे अच्छा है। मैं ये कह रहा हूँ एचडीएल एलडीएल के रेशियो को सुधारने के लिए या डिसलिपिडीमिया में, मतलब हाई कोलेस्ट्रॉल में टोटल, उसको हमारा वर्क नहीं है, उसमें काम नहीं करता। मैं ये सिर्फ एक्सक्लूसिवली टीजीएल के रेज करता हूँ। रेस्ट में इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में आप देखिए क्या कुछ बेटरमेंट होता है। तो अगर आपके पास ऐसे मॉड्यूल, ऐसे आपके पेशेंट आते हैं तो प्लीज गो फॉर 10 पेशेंट्स असेसमेंट। आई डू होप दैट we will get it registered in a form of positive results. इसके results मिले हमारे हरिद्वार में। This is the paper of my patient. I brought it from my clinic to keep the records, you know. ये है ऐसे। नहीं, मेरे को बहुत अप्रिशिएट किया, बिल्कुल 100% फायदा हो जाता है, कोई दिक्कत है। और 22वां दिन भी नहीं हम देते हैं, ओनली 21 days 3 weeks का प्लानिंग। I will try और आपको फीडबैक जरूर दूंगी मैं। ये प्लीज वो करवाइए, so kind of you. And with the instruction of Dr. Professor Pawan Sharma ji, now the group discussion is open. So we have got. Before opening, sir, I would like to communicate 2 things, sir. Tomorrow is two webinars are there. First is number music therapy, because World Piano Day is there tomorrow. And second is mercury poisoning, where Agat Tantra person will guide us, including Dr. Nitin Ormalia. So now you can continue, sir. So thanks for the further information on tomorrow's webinar subjects. Thank you so much. अभी हम आज के वेबिनार पर बहुत ही कम हमारे साथ जुड़े हुए, लेकिन बहुत सीनियर लोग जुड़े हुए। मैं वैद्यराजन पटंकर जी का देख पा रहा हूँ, वो लिस्ट में आ गए हैं। सबसे पहले उन्हीं के आशीर्वचन से इनवाइट करता हूँ। वैद्यराजन पटंकर जी, आइए, आपका स्वागत है और आप अपने अनुभव
कुछ शेयर करिए। आपकी तो सूक्ष्म औषधि से कुछ और भी कमाल की बातें सुनने को मिलेंगी। स्वागत है आपका, नमस्कार। हाँ, सूक्ष्म औषधि के बारे में अगर और ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में कहा जाए तो बहुत ज्यादा जानकारी तो नहीं है, पर भल्ला तक का उपयोग बहुत अच्छा होता है। जो सूक्ष्म भल्ला तक बनाता हूँ, और उसी के साथ में कोई कोई पेशेंट्स में कि जिनको ट्राइग्लिसराइड्स के साथ ओबेसिटी है या स्थौल्य है, अपने हिसाब से अगर देखा जाए तो उसमें गंधक द्रुति का भी उपयोग बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो कफ को काट करके निकाल देती है। ऐसा एक जो उसका वर्णन है कि गंधक द्रुति, तो वो भी सूक्ष्म उसमें बहुत अच्छा फायदा करती है। ज़्यादा अनुभव तो नहीं है, पर ये दो चीज़ें इस्तेमाल, और उसके साथ में मेरे ख्याल से पल्लवी जी ने आरोग्यवर्धिनी और ये सभी के बारे में तो जानकारी दी ही रहेगी, क्योंकि थोड़ा लेट जुड़ पाया क्योंकि कुछ कारण वजह से बाहर था। तो इतना ही, और मुझे हर बार मौका देते हो इसके लिए धन्यवाद। नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो आपने सूक्ष्म औषधि काम कर रहे नहीं कर रहे, लेकिन हमने अभी जो सजेस्ट किया है, आपके साथ अगर मरीज आते हैं आप उनको भी करिए। इसमें आपको कुछ नहीं देना है, उनको स्वयं अपने घर पे तैयार करना है और खुद ही पी लेना है बस खाली पेट। तो ये बहुत आप उनको अच्छा। शेयर करिए, क्योंकि आपके पेशेंट आएंगे तो इसमें खर्चा कुछ भी नहीं, 10 रुपए का भी खर्चा नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, 10 रुपए में तो 250 ग्राम आ जाएगा। उन्हें चीनी चाहिए जरूर और जरूर। बचा हुआ पल्प। रोज रोज फैमिली वाले लोग बैगन सब्जी नहीं खाएंगे, ये भी मुझे पता है। तो गाय को दे दें, कुछ करें, लेकिन हमें तो केवल 3 बैगन की क्राउन चाहिए बस, पेडंकल एंड क्राउन। अग्निहोत्री जी सर, जी। वो वाइट बैंगन भी आते हैं, ना ना एक ना ना, जामुनी, ना बैगनी बैगनी वाला है। बैंगनी बैंगनी हाँ, कलर के, पर्पल कलर वाला है, पर्पल बैगनी। कलर के, छोटे वही, छोटे। हाँ, मतलब देसी छोटे वाला होता है, उसका बीज अलग ही छोटे, होता है। ठीक और है। हाँ, इसका मेडिसिन इसलिए मैं जरूर ट्राई एक्सपेरिमेंट करूंगी ये मैं इतने विश्वास से कर रहा हूँ। मेरे कितने मरीज ठीक हुए, कोई डाटा नहीं रखा, कुछ नहीं किया। अभी भी आई एम स्टिल स्टूडेंट टू नो हाउ इट वर्क्स, व्हाट इज लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, कहाँ पर कौन से जाके ब्रेक करता है जाके ये। नहीं, बोलिए। और एक बहुत घातक चीज जो ट्राइग्लिसराइड से होती है कि वो पैनक्रियाटाइटिस हो जाता है, तो दैट कैन बी वेरी डेंजरस। एंड वंस द स्टेटिन इज स्टार्टेड, इट विल हैव टू कंटिन्यू फॉर द लॉन्ग लॉन्ग लाइफ। टाइम। तो ये इसलिए उससे बेटर ये हो जाए। अपनी और भी आवाना है अर्जुन, और बहुत चीजें हैं। आरोग्यवर्धिनी पहले इकलौती चीज हुआ करती थी। एक आरोग्यवर्धिनी ही हमारे मेदो रोग के लिए, ओबेसिटी के लिए, चाहे एलडीएल, एचडीएल, टीजीएल, सब पर काम करती थी, कोलेस्ट्रॉल पर। मैम सो मच थैंक यू। और कल हमने रिक्वेस्ट की थी, डॉक्टर लीना करेकर जी आज भी उपलब्ध है, बड़ी खुशी है। मैम आपसे कुछ हम चाहेंगे, कुछ हमें इनपुट्स मिल जाए आज के ट्राइग्लिसराइड कॉन्सेप्ट पर। और पंचगव्य का तो खैर बहुत चर्चा हो गई, वो तो सभी के लिए स्वीकार्य है ही। मैडम डॉक्टर लीना करेकर जी, आपका स्वागत है, नमस्कार। वक्ताओं ने इतना अच्छा बात किया है कि मुझे और कुछ ऐड करने का नहीं है। वैसे तो डाइट और पंचकर्म से ही ज्यादा उसमें इफेक्ट ज्यादा अच्छा से आता है। आपका व्यक्तिगत कोई अनुभव हो, आपके किसी पेशेंट पे जिसमें आपको सफलता मिली हो, या जैसा भी हो, अगर कोई जानकारी देना चाहें। नहीं, दवाई और ये करने से काफी लोगों के ट्राइग्लिसराइड्स भी कम हो गए और कोलेस्ट्रॉल और ब्लॉकेजेस भी हार्ट के चले गए। ये देखा है हमने। त्रिफला गुग्गुल और जो भी लेखन करने वाले हैं वो तो इफेक्टिव रहेंगे ही रहेंगे। मतलब अपना आयुर्वेदिक प्रिपरेशन आपने दिया और पेशेंट पर विश्वास भी बना और सफलता भी मिली। हमारा हाँ, तो इस IRES का महत्व यही है कि हम अपने आयुष को बढ़ावा दे रहे हैं। आयुष से सफलता मिलेगी तो हमारा ये रिकॉर्ड भी रहेगा, लोग रेफर भी कर लेंगे। बहुत बहुत आपका बहुत स्वागत है। एक ही चीज ऐड करना चाहता हूँ। जी जी, बताइए। दवा के साथ में पथ्य के लिए भी मेरे ख्याल से ज्यादा महत्व है। मतलब मेरे ख्याल से कि दवाई 70%, अब सॉरी, पथ्य 70% और दवा 30%। हाँ, क्योंकि आजकल ये सब लाइफस्टाइल के हिसाब से ये सब बीमारियां होने लगी है। सही कहा आपने। मैं एक अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। जी एक विदेशी मरीज था, तो मेरे साथ नहीं है, ये हमारे एक सीनियर से। तो उनको मेदो रोग हो गया, तो काफी उनका वजन बढ़ गया।
कम हो गया, तो जाते वक्त उन्होंने उनको आखिर तक नहीं बताया गया कि उनको क्या दिया गया था। तो जब वो विदा लेने लगे तो बोले कि मुझे अभी बता दो कि मेरा मेदो रोग किससे कम हुआ है। तो बोलते हैं आपको गौमूत्र पिलाया गया था हर रोज। तो ही वॉज वेरी हैप्पी कि ओके काउज यूरिन कैन ट्रीट ओबेसिटी। So he said, I will try this in my country. He's saying you will need a desi cow to treat obesity in your country. तो वो चीज हमारे पास ही not only ये that he खजाना got हमारे पास ही है। yeah. No, not only he got the means treatment of that obesity, at the same time he got his body purified with the gomutra. That is also equally Purified, important. yes, Yes. शुद्धिकरण Spiritual हो गया। wise is, जैसे आज मैडम जी, माधवी शुद्ध हो जी ने बहुत, और डॉक्टर अपने जो दूसरे आए थे नवनीत उन्होंने जी ने। बहुत अच्छा पंचगव्य पे नवनीत जी ने दिया, बहुत सुंदर उनका था। तो इसी से मैं बस आप सबसे आज्ञा चाहती हूँ। बहुत Thank बहुत you, धन्यवाद बहुत आपका। बहुत आप जुड़ा करिए। आज ने आपने बहुत अच्छे विचार रखे, अच्छा लगा। मैडम सुनीता पांडे जी कुछ कहना चाहेंगी? हमारे पास कुछ ही लोग हैं और समय भी पूरा हो गया, 10:15 हो गया, हमने मर्यादा क्रॉस कर ली है। अभिलाषा जी आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका सुबह में शुरुआत में वीडियो ऑन था। मैं सभी वर्तमान में उपस्थित हमारी जो पार्टिसिपेंट की लिस्ट है सर, जितने विशिष्ट विद्वत जन जुड़े हुए हैं, मुझे ये बता दें रामनवमी को क्या टॉपिक होना चाहिए? परसों रामनवमी है, आयुर्वेद इन रामायण बोलेंगे कोई? नहीं, वो तो बड़ी बात हो जाएगी। आप राम ही जन्म बोलिए रखिए सर। इसको, राम जन्म इज इम्पोर्टेंट। नहीं, राम जन्म का नहीं, राम जन्म से आयुष, हाउ कैन वी से कि उनका गर्भ संस्कार हुआ था? हाँ नहीं, यहाँ पे मत जाइए, यहाँ पे नहीं, उनका नहीं, भविष्य नहीं, नहीं, यहाँ पे मत जाइए। आप तो गैर नक्षत्र तिथि बार और मुहूर्त पर जाइए, जिसमें कहा गया था कि अब गाइड कीजिए टॉपिक क्या होगा सर? मतलब आप मधुमास को ले लीजिए, मधुमास चल रहा है, नौमी तिथि मधुमास पुनीचा शुक्ल पक्ष अभिजित, उसको लीजिए। राम से रिलेटेड क्या? राम ही नहीं मालूम पड़े यदि अपने उसमें फ्लायर में, तो राम से रिलेटेड क्या? ये बड़ा यक्ष प्रश्न है मेरे सामने, नहीं सॉल्व कर पा रहा हूँ, इसलिए आप सबसे गाइडेंस ले रहा हूँ। राम जन्म नहीं के सर, समय राम की स्थिति की वैशिष्ट स्वास्थ्य के क्रम में, राम जन्म के समय के गैर नक्षत्र तिथिवार के वैशिष्ट स्वास्थ्य के संबंध में। ये बहुत लंबा हो गया सर, आप बोलो। नहीं, स्वास्थ्य के संबंध में तिथि विशेष या स्थिति विशेष, नक्षत्र विशेष का वैशिष्ट आप बोलो। हम नहीं, आप एक डिसाइड ले लो, और छोटा करिए, और छोटा कर लीजिए। ओपन डिस्कशन में एक यूनिवर्स नवनीत जी बैठे हुए, कुछ संक्षिप्तकरण कर दीजिए इसका। सर, राम ही अपने आप में इतना विस्तृत है, क्या संक्षिप्त करेंगे? केवल राम क्या संक्षिप्त करेंगे? क्या खा के संक्षिप्त करेंगे? क्या हिम्मत करके संभव नहीं है उसमें, तब तो राम में ही आ जाएगा छोटा सा राव माँ। सर इसमें ना तो आप ज्योतिष देखें ना नक्षत्र देखें, राम आयुर्वेद इन बालकांड नहीं सर, नहीं सर, एक राम अपने आप में एक आध्यात्मिक विषय है, जिसे जो राम पे बोलना हो और नौमी पे राम पे बोले सर, बस इतना बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये, आप स्पेसिफाई ना करें सर इसे। आप बोलेंगे कुछ? निश्चित बोलूंगा सर, जब आप कहेंगे, अभी कहेंगे मैं तो अभी स्टार्ट हो जाऊंगा राम पे सर। नहीं, आप ऐसा नहीं तो फिर नहीं सर, रामनवमी और आयुष, रामचरित्र का वैशिष्ट्य। नहीं सर, बस राम ही सब्जेक्ट रखो सर, राम पे अपने आप सब आ जाएगा सर। रामनवमी पर और आयुष, ऐसा कुछ आयुष तो जोड़ना ही होगा ना सर? ऐसा है, आयुष तो उस समय सब कुछ है ही, कोई जोड़ने से आप अपने मन में ऐसा क्यों मानते हैं? आप तो आयुष प्रदेश के हैं सर, आप आयुष को जोड़े मत, आयुष तो आपकी जीवन पद्धति है। रामनवमी और IRES, रामनवमी और IRES जोड़ दीजिए फिर तो। नहीं सर, रामनवमी साइंटिफिक सेलिब्रेशन। हाँ, कह सकते हैं सर, ठीक है ना सर? हाँ, बोलिए प्लीज। राम शब्द का रू का अर्थ है रोशनी, एनलाइटमेंट। जो जैसे हम गुरु बोलते हैं, जो अंधकार को दूर करता है, गुरु, उसी तरह राम भी इट्स एन स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट। सो आई थिंक जैसे नवनीत सर ने बोला है कि बस राम ही रखिए, उसमें ही सब कवर हो जाएगा, साइंटिफिक। थैंक यू। चलिए, थैंक यू सर। इस नोट के साथ में आप सबका बहुत बहुत आभार, और आप दोनों ही आज के हमारे जो अतिथि वक्ता थे, दोनों ही वेबिनार्स के टॉपिक्स पर
उनका बहुत बहुत आभार। उनसे निवेदन है कि आगे भी जुड़ते रहें और अपने ज्ञान से हम लोगों को लाभान्वित कराते रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि। नमस्कार। ओवर टू पवन शर्मा। शिवरात्रि सर, शिवरात्रि। नमस्कार सर, शुभ रात्रि।